इसके आगे देखिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड जो हमारे पास में है, इस चैप्टर में रिलेट करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास में एथेनॉल। एथ प्लस एन प्लस ऑल, दो कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच की सिंगल बॉन्डिंग, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल की अगर हम बात करते हैं कि भैया एथेनॉल होता क्या है, कैसा दिखता है, कैसा टेस्ट होता है, देखिएगा ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, इसका स्मेल गुड होता है, अच्छा स्मेल होता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है, कि मतलब हल्का सा बर्न करता है हमारी टंग को। एथेनॉल एक तरीके का लिक्विड होता है जो वाटर में सॉल्यूबल रहेगा, वाटर में सॉल्यूबल रहेगा। अगर आपको पता हो तो जो ड्रिंक करते हैं जो लोग, वो पानी मिला करके इसको ड्रिंक में लेते हैं, मतलब पानी मिला करके पीते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वाटर में क्या है, ये सॉल्यूबल है। एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली एल्कोहल कहते हैं, और ये एक तरीके का एक्टिव इंग्रेडिएंट है एल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए। ठीक है, जब अगर हम दारू की बात करते हैं, अल्कोहल्स की बात करते हैं, ड्रिंक्स की बात करते हैं, तो उसमें सबसे मेन क्या रहता है आपके पास में, एथेनॉल रहता है। अगर मेथेनॉल, इसका छोटे भाई की अगर मैं बात करती हूँ मेथेनॉल की, तो मेथेनॉल भी आपके पास में अल्कोहल ग्रुप में ही आता है, पर वो ड्रिंक में काम नहीं आता। ठीक है, वो ड्रिंक में काम नहीं आता। अगर आपको पता हो, न्यूज में पढ़ा हो कि भैया जहरीली दारू पीने से इतने लोगों की मौत, तो जहरीली दारू है क्या, वो है मेथेनॉल है। ओके, आगे देखिएगा, एल्कोहल इज ए गुड सॉल्वेंट, ये अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसलिए इसको किस में काम लेते हैं हम, इसको मेडिसिन में काम लेते हैं। किसमें, जैसे टिंचर आयोडीन जो आपके घावों को साफ करने में काम आती है, जिसमें आयोडीन का मिक्सचर रहता है। कफ सिरप में, जो जब आपको कफ हो जाता है, जब उसकी सिरप मिलती है, जो टॉनिक मिलता है, उसको उसमें काम आता है। और बहुत सारे टॉनिक्स बनाने में भी ये क्या आता है, काम आता है। किस वजह से, क्योंकि गुड सॉल्वेंट होता है, मतलब इसमें चीजें आसानी से मिल जाती है, इसलिए ये बहुत सारे सिरप्स को बनाने में काम आता है। आगे देखिएगा, आगे क्या है, अगर मैं एथेनॉल की प्रॉपर्टी की बात करती हूं, तो सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या जाती है इसकी, रिएक्शन विद सोडियम। कि अगर मैं इसके साथ में रिएक्शन किसकी कराऊं, सोडियम की कराती हूँ। सोडियम को आप जानते हो कि ये मेटल होता है, और ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जैसे ही इसके साथ में किसकी रिएक्शन कराती हूँ, सोडियम की रिएक्शन कराती हूँ, किसके साथ में, एथेनॉल के साथ में, ये मेरे पास में कौन है, एथेनॉल है। जैसे मैं रिएक्शन कराती हूं तो क्या होगा, ये H तो हट गया, इसकी जगह कौन आ जाएगा, Na आ जाएगा, और दो हाइड्रोजन के हटने से कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, दो हमको यहाँ क्या दे रखे हैं, एथेनॉल के मॉलिक्यूल दे रखे हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर द एथेनॉल बाय इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। इस रिएक्शन का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कि भैया हमारे पास में ये एथेनॉल है कि नहीं है। अगर मैं इसका रिएक्शन Na के साथ में कराऊंगी तो H2 गैस रिलीज होगी, और H2 गैस के ऊपर मैं जलती हुई तिल्ली या कैंडल लेकर के जाती हूँ, तो पॉपअप साउंड के साथ में, जैसे पटाखे या फुलझड़ी जलती है, उस तरीके से, उस तरीके के पॉपअप साउंड के साथ में क्या होता है, कैंडल बर्न होती है। ठीक है, तो हमको एथेनॉल का टेस्ट करना है, ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, Na का इस्तेमाल करेंगे। डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब निकलना, और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। ठीक है, तो देखना कैसे निकल रहा है। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, ठीक है, जिसको अगर हम गर्म कर रहे हैं, एथेनॉल के साथ में गर्म कर रहे हैं, तो OH तो यहां से, और एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है, तो एक वैलेंसी यहां खाली हो गई, एक वैलेंसी इधर की ओर खाली हो गई, तो मेरे पास में यहाँ कौन सी बॉन्डिंग बन जाएगी, डबल बॉन्डिंग। तो क्या निकल गया अल्टीमेटली, यहां से कौन निकला, OH और H निकला, तो कौन निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल का निकलना ही हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। और यहाँ डिहाइड्रेटिंग कौन निकाल पा रहा है वाटर मॉलिक्यूल को, तो आप क्या बोलोगे, H2SO4 निकाल पा रहा है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, वो किसकी जैसे बिहेव कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जैसे क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। अब बात कर रहे हैं हम एथेनोइक एसिड्स की। एथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, जिसे मैं प्यार से एक सिंपल नेम से और जानती हूं, एसिटिक एसिड। किस नाम से जानती हूं, एसिटिक एसिड। अगर मैं 4 to 6% है ना एसिटिक एसिड ले लूं,
ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं हम उसको, विनेगर, जिसे हम प्यार से सिरका बोलते हैं, जो चाउमीन नूडल्स वगैरह इनमें डलता है उसे हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। कितना परसेंट है, 4 to 6%। अगर मैं एसिटिक एसिड ले रही हूं तो ये क्या बना लेगा, विनेगर बना लेगा। ध्यान से देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एथेनोइक एसिड, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एथेनोइक एसिड है उसका प्योर मतलब प्योर एथेनोइक एसिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 केल्विन होता है, जो कि रूम टेम्परेचर से काफी कम है ना। रूम टेम्परेचर तो 300 केल्विन के आसपास जाता है। तो मतलब ये हमको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, क्योंकि 290 केल्विन तो कब का क्रॉस हो गया रूम टेम्परेचर पर। तो हमको कौन से स्टेट में मिलता है, ये हमको हमेशा लिक्विड स्टेट में मिलता है। सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कोल्ड विनेगर, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, 4 to 6% हम एसिटिक एसिड लेते हैं, बाकी हम जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, और क्या बनाते हैं, विनेगर बनाते हैं, जो किसमें काम आता है, प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, जो पिकल्स को खराब होने से बचाने में काम आता है। एथेनोइक एसिड एक वीक एसिड होता है, वीक एसिड के बारे में मैंने बता दिया था, अगर 100% डिसोसिएशन होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर 100% डिसोसिएशन नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। अब एसिड कैसे है कि यहाँ पर CH3 COOH, यहां से ये H इजीली निकल सकता है, और H प्लस आयन का जाना ही किसकी टेंडेंसी होती है, एसिड्स की टेंडेंसी होती है। तो पर ये कैसा एसिड है आपके पास में, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने आपको 3 बताए थे, HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और एक आता है हमारे पास में HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या है हमारे पास में, अब हम बात कर रहे हैं एथेनोइक जो एसिड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे फर्स्ट आती है हमारे पास में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि भैया सबसे पहले एसिड और अल्कोहल को अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा हमारे पास में, एस्टर कंपाउंड बनेगा। जैसे हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक बहुत स्वीट स्मेल आती है। एक जगह हमने क्या लिया, एथेनोइक एसिड लिया है ना, और एक जगह हमने क्या लिया, एथेनॉल लिया। जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड डालते हैं तो यहां से तो OH हट जाएगा है ना, यहां से तो OH हट जाएगा, यहां से H हट जाएगा, क्योंकि एसिड क्या देता है, H देता है। जब ये यू पलट करके यू ऐड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट है ना, एस्टर बोलते हैं। और एस्टर कंपाउंड कैसा होता है, RCOOR। क्या आपको दिखाई दे रहा है, R का मतलब ये, ठीक है, COO का मतलब ये, और इस वाले R का मतलब ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो R है वो आपके पास में वेरी कर सकता है कि भैया कितने कार्बन है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। क्या निकल गया, H2O निकल गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ से H निकाला, यहाँ से OH निकाला, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और हमारे पास में एक एस्टर बन गया। इस एस्टर की भैया बहुत स्वीट स्मेल होती है, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लैब पूरी महक जाती है। इस स्वीट स्मेल का आप ना ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, जैसे फ्रूट्स वाले जो ठेले होते हैं उसके आसपास आप जाकर के खड़े हो जाओ, वहां पर आपको क्या दिखेगा, वहां पर आपको क्या महसूस होगा कि भैया हमको एक स्वीट स्वीट से मिक्स फ्रूट्स की स्मेल आ रही है, वैसी फ्रूट्स की आपको स्मेल मिलेगी। ये किसमें काम आता है, ये रिएक्शन की परफ्यूम बनाने में काम आता है, और फ्लेवर जो एजेंट्स देते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में काम आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एथेनोइक एसिड और अल्कोहल को मिलाया, एस्टर बना, किसमें काम आ रहा है, फ्लेवरिंग एजेंट में काम आ रहा है, और परफ्यूम बनाने में ये काम आ रहा है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है इसकी सेकंड रिएक्शन, दैट इज सफोनिफिकेशन रिएक्शन, मतलब जिससे साबुन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एस्टर लिया। ठीक है, एस्टर किससे बन रहा था, एस्टर बन रहा था आपके पास में एथेनोइक एसिड से बन रहा था, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहा था, मतलब ठीक है। तो जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसके साथ में, बेस के साथ में, बेस में आपके KOH भी हो सकता है और NaOH भी हो सकता है। तो यहां से जैसे हम रिएक्शन कराते हैं तो एक तरफ तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, और एक तरफ हमको क्या मिल जाएगा, सोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सोप मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेती हूं, ये क्या है मेरे पास में, एस्टर है, जो अभी अभी आप प्रीवियस रिएक्शन में देख करके आए। मैं Na के साथ में रिएक्शन कराती हूँ तो इधर की तरफ तो जैसे ये रहेगा तो इधर की तरफ तो Na जुड़ जाएगा, इधर की तरफ OH जुड़ जाएगा। तो जैसे ही इधर की तरफ OH जुड़ता है तो देखो ये तो एथेनॉल बन गया, और उधर की तरफ क्या बन गया आपके पास में बन गया हमारे सोडियम एसीटेट बन गया।
ठीक है। ये सोडियम एसिटेट मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। क्या बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम कंपाउंड्स को ही, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CH3COOH, इसकी इस CH3 की जगह कुछ भी हो सकता है, R मतलब लंबी कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है। इसमें अगर मैं हाइड्रोजन को हटा दूं और यहां पर Na या K जोड़ दूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोप बोलेंगे। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, सफोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर का रिएक्शन बेस के साथ में कराया तो अल्कोहल बना, सोप बना। आपको मैंने बताया कि कैसे Na इसके साथ में जुड़ रहा है, OH इसके साथ में जुड़ रहा है, यहां पर से अल्कोहल, यहां पर से सोप बन गया। सोप किसको कहते हैं, सोडियम और पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट इज कॉल्ड सोप्स। ओके, आगे देखिएगा। आगे हम बात करते हैं रिएक्शन विद बेस की, है ना। अगर हम रिएक्शन देखो, मैंने क्या कहा, ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको नाम क्या देंगे हम, एथेनोइक। क्या नाम है इसका, एथेनोइक इक एसिड। अब ये कौन है, एसिड है, और ये कौन है मेरे पास में, बेस है। जैसे ही मैं एसिड और बेस का रिएक्शन कराती हूं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, सोल्ट एंड वाटर। आप बोलोगे मैडम ये तो सोप ही है, हाँ सही कह रहे हो आप, ये सोप ही है। आपके पास में सोप का ही फॉर्मूला है, ठीक है। सोप के फॉर्मूले मल्टीपल होते हैं, अलग अलग तरीके से, जैसे कार्बन की चेन 17, 18, 19 ऐसे कई नंबर्स में जाती है। आगे देखते हैं हम रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। देखो अगर हम एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ में कराते हैं, देखो क्या क्या बनेगा, एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ में कराते हैं तो हमारे पास में सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और कार्बोनेट का CO2 और निकलेगा। मैंने आपको ये एसिड बेस और सोल्ट में भी करवा दिया। ये कौन है मेरे पास में, एथेनोइक एसिड। इसका रिएक्शन मैं किसके साथ में करा रही हूँ, सोडियम कार्बोनेट के साथ में करा रही हूँ। जैसे ही कार्बोनेट के साथ में कराती हूँ, ये तो बन गया सोल्ट, है ना, ये तो बन गया सोल्ट, ये बन गया वाटर, और यहां पर ये क्या बन गया हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर निकल गई। जब भी कार्बोनेट रहे तो CO2 गैस निकलेगा ही निकलेगा, जब भी कार्बोनेट रहे CO2 गैस निकलेगा ही निकलेगा। तो क्या क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड Na2CO3, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, CH3COONA, और कौन बन जाएगा, H2O, और कौन बन जाएगा, CO2। ये देखो बन गया CO2। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, आगे देखिएगा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। यहां से ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने पहले सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा उसी तरीके से सेम रिएक्शन है, बस वहां पर Na2CO3 था, यहां पर क्या आ जाएगा, NaSCO3, और बैलेंसिंग चेंज है, ठीक है। बैलेंसिंग जब हम रिएक्शन का बैलेंस करते हैं वो थोड़ा सा चेंज है। यहां पर क्या हो जाएगा, CH3COONA, जो कि वहां पर भी बन रहा था, वहां पर भी H2O बन रहा था, यहां पर भी H2O बन रहा है, यहां पर भी CO2 बन रहा है, वहां पर भी CO2 बन रहा था। तो सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, बस फर्क ये है वहां पर कार्बोनेट था, यहां हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 है। समझ में आ गया। आगे देखिएगा, अगर हमको एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में क्या करना है, फर्क करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इनमें डिफरेंस पता करना चाह रहे हैं। मतलब मेरे पास में दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में मेरे पास में एथेनोइक एसिड है जो कि लिक्विड स्टेट में ही है, सेम रहेगा, और एक में मेरे पास में एथेनॉल है। मेरे को दोनों में पता करना है कि कौन सा एथेनॉल है, कौन सा एसिटिक एसिड है। ध्यान से देखना, एथेनोइक एसिड है। हमको एक्सपेरिमेंटली दोनों में फर्क करने के लिए क्या करूंगी, मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराऊंगी। जैसे ही मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराऊंगी तो अल्कोहल तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, है ना, बट जो हमारे पास में एथेनोइक एसिड है वो रिएक्शन करके क्या क्या दे देगा हमको, H2O और CO2 दे देगा। अब CO2 जो गैस है, अगर मैं उसके ऊपर जलती हुई कैंडल लेकर के जाती हूँ तो कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। या मैं उसमें क्या कर दूं, जैसे हमारे पास में क्या हो रहा था, देखो ये CO2 बन रही है, जैसे मैं इस CO2 को लाइम वाटर में लेकर के जाती हूँ, किस में लेकर के जाती हूँ, लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी। इसमें जैसे ही डालती हूं तो मेरे पास में क्या बना लेगा, ये CaCO3 बना लेगा, जो कि कैसा होता है, मिल्की होता है। अगर मैं किसका रिएक्शन करा रही हूं, एथेनोइक एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ में कराती हूं तो मेरे पास में CO2 जो निकलती है उसका रिएक्शन अगर मैं CaOH के होल ट्वाइस के साथ में कराने पर ये जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। डायरेक्टली देखिए, एक्सपेरिमेंटली हमको करना है तो सोडियम कार्बोनेट के साथ में करूंगी, जिससे क्या होगा, लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। जो रिएक्शन हुई उसी में ही मैंने लाइम वाटर डाल दिया तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की। और अल्कोहल्स तो रिएक्शन ही नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम प्रोसीड करते हैं।
तो अब आता है हमारे पास में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ध्यान से देखिएगा, सोप्स क्या होते हैं? सोप्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होते हैं किसके? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी लंबी चेन्स होती है, उसमें हाइड्रोजन को हटा दे और सोडियम और पोटेशियम Na और K को ऐड कर दे, तो ऐसे सोल्ट को हम क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं, सोप बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल C17H35COOH था, H की जगह कौन हट गया? Na, है ना, H हट गया, Na आ गया, ये तो प्लस ये माइनस। ठीक है, तो एक बार प्लस रहेगा तो यहां पर इधर की ओर माइनस जरूर रहेगा। सोल्ट का मतलब क्या है? जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से बने। आगे देखिएगा, सोप्स आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर, कि ऐसे वाटर जिसमें किसी भी तरीके का मतलब हमारे पास में मतलब सोल्ट नहीं हो, है ना, सोल्ट नहीं हो मतलब जैसे मैग्नीशियम के सोल्ट नहीं हो, कैल्शियम के सोल्ट नहीं हो, और जो साबुन के साथ में झाग दे दे, है ना, ऐसे वाटर को मैं क्या बोलती हूँ? सॉफ्ट वाटर बोलती हूँ। तो मैंने अभी अभी क्या कहा आपसे कि सोप्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट वाटर में क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं। ये जो इसका बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको मैं बोलूंगी हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है लविंग पार्ट, मतलब ये पानी से प्यार करेगा। हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, वाटर लविंग, है ना, जिसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, ये कैसा रहेगा भैया मेरे पास में? वाटर लविंग, वाटर लविंग, लविंग पार्ट रहेगा। ठीक है, वाटर लविंग पार्ट रहेगा, जिसे मैं क्या बोल रही हूँ? हाइड्रोफिलिक हेड बोल रही हूँ। और जो पीछे का लॉन्ग कार्बन वाला चेन जा रहा है, ये पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि पानी की टेंडेंसी होती है पोलर, मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिसॉल्व होने के लिए सामने वाले को भी पॉजिटिव और नेगेटिव होना पड़ेगा। ये वाला पार्ट तो डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, पर ये वाला पार्ट उससे अट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये कैसा रहेगा? हाइड्रोफोबिक रहेगा। क्या बोलेंगे अब इसको? जो वाटर से डरे, वाटर से डरने वाला पार्ट, वाटर से डरने, फोबिक मतलब फोबिया बोलते ना इसको भैया, ऐसा फोबिया है, डरने वाला पार्ट है ये। सही है। अगर मैं ऐसी बात करती हूं तो ये किसका मॉलिक्यूल का मेरे पास में स्ट्रक्चर आ गया? ये सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आ गया, जिसमें एक तो वाटर लविंग पार्ट होता है और एक वाटर फोबिक पार्ट होता है। एक तो ना वाटर से अट्रैक्ट रहेगा और एक वाटर से क्या रहेगा? डिटैच रहेगा, मतलब दूर दूर भागेगा। सही है, आगे देखिएगा, आगे हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना। सोप मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। सोप मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं, आयोनिक पार्ट होता है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, उसे मैं क्या बोलूंगी? हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलूंगी। यस और नो? और जो दूसरा रहेगा जिसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन रहती है, जैसे मैंने अभी C17H35 के बारे में बात करी, ये जो लॉन्ग चेन है देखो इतनी लंबी सारी बनेगी, कितने कार्बन की? 17 कार्बन की, है ना, ये कैसा रहेगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था स्टूडेंट। ठीक है, ये पोलर है इसलिए वाटर से अट्रैक्ट रहेगा, ये पोलर नहीं होता, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, इसीलिए ये वाटर में, है ना, वाटर से अट्रैक्ट नहीं होता, मतलब वाटर से डरता है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूं तो देखो ये वाला पार्ट देखो आपको Na दिखाई दे रहा है जो कि पॉजिटिव में है, Na पॉजिटिव। ये देखो माइनस वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक हेड बोलेंगे इसको, नेगेटिव और पॉजिटिव वाले क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला पूरा कार्बन, ये वाला चेन जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये C17H35COONA, ये प्लस और ये माइनस, ये तो हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये वाला कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कि भैया क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है, मतलब कपड़े पे काम कैसे करेगा। कुछ सोप्स के एग्जांपल आपके सामने हैं, जैसे आप लाइफ बॉय तो बहुत बचपन से सबके काम आता है, जैसे आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखना इसमें क्या दे रखा है, आगे देखना इसमें कि भैया क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की बात करते हैं। क्या होता है कि जो कपड़ा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्लॉथ की कोई लेयर बना दी, है ना, अब जैसे कपड़े के ऊपर मान लीजिए कोई गंदगी लग रही है, ये गंदगी मैंने इस तरीके से बना दी। अब ये गंदगी जो होती है ये भी हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, या तो ये आपका पसीना रहेगा, है ना, पसीने में मतलब जैसे कोई फैट हो गया या कोई ऑयल हो गया या कोई मतलब चिकना वाला पार्ट रहेगा जो हाइड्रोकार्बन का मिलकर के बनता है। अब ये वाला तो चिकना वाला पार्ट, गंदगी किसकी बनती है? ऑयल ग्रीस वगैरह इनकी होती है कपड़ों पे से, जो जल्दी से निकलती नहीं है। अब जो साबुन वाला पार्ट है वो कैसे अटैच होगा? यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। जो साबुन जैसे आप घोलोगे तो देखो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है
वो तो इस गंदगी के चिपक जाएगा, क्योंकि इसका नेचर और हाइड्रोफोबिक पार्ट का नेचर, दोनों का नेचर क्या रहेगा, सेम। अरे अगर इसका नेचर भी पानी की जैसा होता तो पानी में डालने से धुल जाता ना, ये फिर हमको साबुन लगाने की जरूरत क्यों पड़ती। तो जैसे ही मैंने इसको इसमें डाला तो हमारे पास में जो हाइड्रोफोबिक लॉन्ग कार्बन की चैन है वो इससे अटैच हो गया, इस तरीके से अटैच हो गया, इस तरीके से ओरिएंटेड हो गया। और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो किसकी तरफ रहेगा, पानी की तरफ रहेगा, है ना। मतलब ये है ना, कौन, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला पार्ट है वो पानी की तरफ, और जो उसकी लॉन्ग चैन है जिसे हम टेल पूछ बोल रहे हैं वो किस में घुस जाएगा, गंदगी में घुस जाएगा। और कौन से पार्ट में घुस जाएगा, जहां से आपको गंदगी हटानी है। तो जैसे आपने सोप मॉलिक्यूल डाले तो ये फैब्रिक के सरफेस पे कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड रहेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वाला पार्ट बाहर की ओर, और जो लॉन्ग कार्बन की चैन वाला पार्ट है वो अंदर की ओर रहेगा। सही है। आगे देखना इसमें क्या बोल रहा है, when soap is added to water, जैसे आप सोप को ऐड करते हो वाटर में तो सोप मॉलिक्यूल्स यूनिक्वली ओरिएंटेड themselves, तो जो सोप मॉलिक्यूल है वो कहाँ मतलब जमा हो जाएंगे, खुद को कैसे ओरिएंटेड कर लेंगे, स्पेरिकल शेप में, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिशेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिशेल्स बोलते हैं। अब कुछ देर में ऐसा काम हो जाएगा जैसे जुड़ जाएंगे ये। अब तुम क्या करना, कपड़े को रब करना। अब कपड़े को रब करोगे तो जो है ना हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो उसके गंदगी की चिपका रहेगा। अब गंदगी की चिपका रहेगा तो गंदगी को लेकर के ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और आपका कपड़ा कैसा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट और टेल ऑफ द सोप मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द डर्ट, ये तो कहां हो जाएगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, डर्ट को अट्रैक्ट करेगा। और ऑयल पार्ट ऑफ द फैब्रिक, जहां पर गंदगी लगी हुई है उसको अट्रैक्ट करेगा। जबकि जो पोलर पार्ट है जिसे हम हाइड्रोफिलिक पार्ट कह रहे हैं, जिसे हम हेड भी कह रहे हैं, वो कहां अट्रैक्ट रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट रहेगा। कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, जहां पर पोलर हेड पानी की तरफ पॉइंट करके रहेगा, और जो है ना जो लॉन्ग कार्बन की चैन है वो कहां, डर्ट की तरफ पॉइंट करके रहेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से अंदर की ओर, ठीक है। पूंछ वाला पार्ट डर्ट की ओर, हेड वाला पार्ट पानी की ओर, ऐसे निकला हुआ। आगे देखिएगा, जैसे आप आगे बढ़ते हो द एगिटेशन, जैसे हम उसको मसलते हैं, स्क्रब करते हैं उस फैब्रिक को, तो जो मिशेल्स है, जो ये मिशेल्स बने कि क्या, कि जो पूंछ वाला पार्ट तो डट के अंदर और जो हेड वाला पार्ट, पोलर वाला पार्ट है जो बाहर की ओर है, वो जैसे ही निकलता है, उस जो मिशेल जैसे ही निकलता है तो कपड़ा यहां से क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो जैसे ही मिशेल बाहर निकलता है तो साथ में क्या लेकर के आएगा, कैरी द डर्ट एंड ऑयल पार्टिकल्स एंड डिटैच देम फ्रॉम द फैब्रिक्स एंड फाइबर्स, कि जो फाइबर्स है किसके, फैब्रिक के, वहां से उसको डिटैच कर देगा। कौन सा वाला पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और खुद किस में आ जाएगा भैया, पूरा पूरा पानी में। और क्या बना लेंगे भैया, ये मिशेल बना लेंगे। अगर आपसे मिशेल की स्ट्रक्चर पूछता है तो आप क्या बोलोगे भैया, डर्ट की तरफ है ना हाइड्रोफोबिक पार्ट का होना, और पानी की तरफ हाइड्रोफिलिक पार्ट का होना, उस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। ओके, आगे देखिएगा, तो हमारा क्या हो गया, कपड़ा क्लीन हो गया। अब हम बात करते हैं डिटर्जेंट्स की। जैसे आपने क्या पढ़ा, सोप पढ़ा। सोप क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होते हैं। वैसे ही आपके पास में जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास में, ये अमोनियम और सल्फोनेट सोल्ट होते हैं, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड के ये क्या रहते हैं, अमोनियम और सल्फोनेट सोल्ट रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, दोनों वाटर में काम करते हैं, ये हार्ड वाटर में भी काम करते हैं और सॉफ्ट वाटर में भी काम करते हैं। इवन सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का पता लगाने के लिए हम साबुन से एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या, जिसमें अगर साबुन झाग दे दे वो तो सॉफ्ट वाटर, और जिसमें साबुन झाग ना दे, जिसमें मतलब फोम क्रिएट ना हो, तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर बोलेंगे, ठीक है। बट डिटर्जेंट की ऐसी टेंडेंसी नहीं होती, डिटर्जेंट दोनों पानी में है ना काम करता है। क्यों करता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल ऑफ डिटर्जेंट की बात करते हैं। इसमें हमारे पास में कई एग्जांपल्स आ रहे हैं, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भैया डिटर्जेंट्स का हमारे पास में एक एग्जांपल आपके सामने है। ओके, आगे देखिएगा, सारी की सारी हमारी भाई खतरनाक लेडी है ना आपके सामने है, सबका फील्ड अलग अलग है, बहुत खतरनाक लेडी है चारों। आगे देखेगा, अब हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर बना क्यों, ऐसा वाटर जिसमें सोडियम और पोटेशियम के, सॉरी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट अवेलेबल होते हैं, तो वो है ना वो उस पानी की टेंडेंसी को क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। देखिएगा, हार्ड वाटर मतलब क्या, कि वाटर हैविंग ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक ऑन कैल्शियम और मैग्नीशियम।
कि वाटर के अंदर क्या रहेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स रहेंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो व्हेन सोप इज एडेड, जैसे ही आप साबुन को उसमें डालते हैं तो क्या होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस हार्ड वाटर के किसके साथ में रिएक्ट कर लेंगे, सोप के साथ में रिएक्शन कर लेंगे। जबकि करना किसके साथ में चाहिए थे, कपड़े की गंदगी के साथ में। तो साथ में क्या हो जाएगा, एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। मतलब क्या कि जैसे ही आपने सोप को उस हार्ड पानी के अंदर डाला तो ये फटाफट से ना एक गंदगी सा बना लेगा अपने आप ही। उस गंदगी वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्कम बोलेंगे। जो कौन बनाता है कि सोप और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो मिनरल्स है वो आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, स्कम बनाते हैं। इस दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी टू क्लींजिंग एक्शन। तो अगर हमको मतलब कपड़ा साफ करना था तो अगर हम हार्ड वाटर और साबुन ले ले तो भैया हमारा कपड़ा साफ होने की बजाय क्या हो जाएगा, और गंदा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्कम। किसकी वजह से, स्कम की वजह से। बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट, जैसे हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, भैया साबुन का इस्तेमाल करके देख लिया हार्ड वाटर में स्कम बन रहा है, कपड़ा साफ नहीं हो रहा। अब डिटर्जेंट क्या होता है, इसमें इनसोल्यूबल स्कम नहीं बनता, यहां पर बन रहा था यहां पर नहीं बनेगा, है ना, विद हार्ड वाटर। तो अगर ये स्कम ही नहीं बनेगा तो जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल है वो कपड़े के साथ में रिएक्शन करेंगे, बढ़िया कपड़े के साथ में रिएक्शन करेंगे तो भैया कपड़ा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्कम का फॉर्मेशन नहीं होता। एंड क्लोथ्स गेट क्लीन्ड इफेक्टिवली, सो डिटर्जेंट्स कैन ओनली बी यूज्ड इन हार्ड वाटर बट नॉट सोप। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम डिटर्जेंट को दोनों पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हार्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सोप को हार्ड वाटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ स्कम। ओके, आगे देखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं, देखो ये तो हार्ड वाटर, आपको देखा, आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने इसमें सोप मिलाया तो देखो ये पानी खुद ही ऐसे धुंधला धुंधला सा हो गया। इसको ही मैं क्या बोल रही हूँ, स्कम बोल रही हूँ, इसको ही मैं क्या बोल रही हूँ, स्कम। अब इसमें कपड़ा डालोगे तो भैया वो स्कम है ना कपड़े की लेयर पे चढ़ जाएगा, तो कपड़ा साफ होने की बजाय और गंदा हो जाएगा। जबकि जो सॉफ्ट वाटर है, देखो इसके ऊपर क्या हो गया, देखो ऐसा ऐसे झाग बन गया और नीचे का वाटर देखो क्लीन अभी भी। तो यहाँ पर आपकी क्लींजिंग एक्शन अच्छा होगा, ठीक है। तो साबुन कभी भी हार्ड वाटर के साथ में झाग नहीं देते, स्कम बनाते हैं, इसलिए उसका क्लींजिंग एक्शन प्रॉपर्टी इतना अच्छा नहीं जाता मतलब हार्ड वाटर के साथ में। जबकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो हार्ड वाटर के साथ में भी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वहां स्कम क्रिएशन नहीं होता, ठीक है। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप हमारे साथ में यहाँ तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपको आगे और किस चैप्टर की वीडियो चाहिए इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ओके, जय हिंद, जय भारत।